तो देखिए पिछले क्लासेस में हमने स्फेरिकल मिरर में मैग्निफिकेशन का सारा थ्योरी कवर कर लिया था। उससे रिलेटेड अच्छे वाले प्रॉब्लम और लिंकअप प्रॉब्लम हम कुछ दिनों में करेंगे। आपको फिर से जैसे देखिए वो भी जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वीडियो में हम आपको करा देंगे, उसके लिए घबराए नहीं। आपको जितनी क्वेश्चंस मिलते हैं उस पर आप ट्राई करें और जहां भी दिक्कत होती है तो जरूर पूछें। चलिए अब हमें एक नेक्स्ट थ्योरी पढ़नी है। जैसे चार थ्योरी मतलब चार कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है। इसमें हम आज के वीडियो में कम से कम दो को चाहेंगे मैक्सिमम कवर हो जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में दो को कवर कर लिया जाएगा। चलिए तो हेडिंग डालते हैं। कटिंग ऑफ एक सेकेंड कटिंग ऑफ मिरर मतलब अब आपको क्या देखना है। जैसे देखिए कटिंग ऑफ मिरर का सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है ये देखना है कि देखिए जैसे आपके पास एक मिरर है, देयर इज अ मिरर, कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है। और देखिए मानते हैं कि यहाँ एक वस्तु है, पहले कटिंग समझते हैं, आफ्टर दैट इमेज को समझेंगे। तो कटिंग का क्या क्या मतलब है, किसी मिरर को कैसे कट किया जाता है। तो देखिए एक मिरर है इस तरह से, यहाँ इसकी पोल है। अब देखिए कटिंग करने का मतलब ये हुआ कि इस मिरर का कुछ पार्ट हम कट करके हटा देते हैं। तो कट करके हटाएंगे तो देखिए कुछ इस तरह की मिरर आपको मिलने वाली है। इसी मिरर को यदि हम करते हैं तो ऊपर का पोर्शन क्या हो चुका है, कट हो चुका है। और फिर से पोल यहाँ है, यदि इसकी हम एक्सिस को डिनोट कर दे तो फिर से देखिए एक्सिस यही है। आपको क्या करना है, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि क्वेश्चंस दिया होता है और बोलता है कि इफ द सम पोर्शन ऑफ द मिरर इज कट आउट, मतलब कहा यह जाएगा कि दर्पण का कुछ भाग को काट करके हटा दिया जाता है। तब बताइए कि प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव होने वाली है या प्रतिबिंब में कोई चेंज होगा या नहीं। उसी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कटिंग करने का तरीका या तो ऊपर से कट कीजिए या तो नीचे से कट कीजिए। कभी बोलेगा 1/3, कभी 2/3, तो वो सुविधा के अनुसार आपके क्वेश्चंस में दिया होगा कि कितना कट करना है। कट करने के बाद आपसे यह पूछा जाए कि बताइए जब प्रतिबिंब बनेगी तो उसकी प्रतिबिंब की प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेस आने वाली। अच्छा तो कट करने का एक तरीका है। सेकंड केस देखिए, एक चीज और देखिए, इकोनॉमिकली अगर सोचा जाए तो देखो एक मिरर की डायमेंशन डिफाइंड होती है। अब मान लेते हैं कि इसको कट किया जा रहा होगा और कट करने के कारण थोड़ी सी डायमेंशन में चेंज होने लगेगी तो फोकस दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए कभी कभी ऐसा भी किया जाता है जहां कट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत हमको मतलब कंप्लीट बहुत मतलब एक्यूरेसी हाई चाहिए। दैट कंडीशन देखो कट करने का एक और नजरिया क्या है। तो देखिए ये तो कट करने का एक है कि यहाँ से कट करके हटा दिए, नीचे से कट करके हटा दिए। अब एक कट करने का एक और तरीका देख लीजिए, उसको कट भी बोल सकते हो या सिंपली देखिए कट करने से हुआ क्या, पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस इतना बड़ा था और जब कट किए तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ छोटा हो गया। यानी आप क्या पा रहे हो कि इतना रिफ्लेक्टिंग सरफेस गायब हो चुका है, मतलब इतने से अब प्रवर्तन नहीं होने वाली है। परंतु यदि देखिए कटिंग करने का एक और मतलब क्या है कि यह हमारी मिरर है। तो देखिए कटिंग का मतलब क्या है, यह पोल है, यह फोकस है, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो देखिए कटिंग करने का एक और मतलब होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से परावर्तन, तो देखिए यह तो रंगा हुआ भाग है, इससे तो परावर्तन होगा नहीं, परावर्तन तो अंदर वाले भाग से हो रहा है। तो अंदर वाले भाग का कुछ पोर्शन को हम रंग देते हैं या कर सकते हैं इस पे कुछ कार्डबोर्ड लगा देते हैं, पेपर लगा देते हैं, जिसके कारण हो क्या रही होगी कि परावर्तित किरण जब यहाँ जाएगी, सॉरी आपतित किरण यहाँ जाएगी तो यहाँ से परावर्तित नहीं होगी, बट इस पोर्शन से हो रही है, इस पोर्शन से भी हो रही है, इस पोर्शन से भी हो रही है। इसका मतलब क्या है कि कटिंग करने का दो मेथड, या तो कट करके साफ हटा दो उससे, या कटिंग करने का एक और मेथड है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रवर्तक सतह के कुछ पार्ट को हम पेपर से, कपड़े से या कलर लग कर देते हैं ताकि वहां से रिफ्लेक्शन ना हो। यानी सबसे पहले हमने सीखा कि कटिंग का मतलब क्या होता है। अब देखते हैं कि कटिंग से क्या क्या इफेक्ट होती है इमेज पर। बस एक छोटी सी एग्जांपल से आप अच्छे से समझ जाओगे कि कटिंग करने से क्या इफेक्ट होती है, नहीं होती है, सारी चीजें हमको बस एक एग्जांपल से समझ आ जाएगी। दिस इज पोल एंड दिस इज योर मिरर
यह आपकी दर्पण है, वो भी कॉनकेव है, मतलब अवतल दर्पण है। अब देखिए, मानते हैं कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट से आपतित किरण इंसिडेंट रे बाहर निकलेगी, तो यहां से निकालते हैं 1 2 3 4, बहुत सारी निकलेगी, बट हम एग्जांपल को समझने के लिए कि ठीक है क्या हम कुछ समझना है इससे, ओके क्या हम मानते हैं कि यह रिफ्लेक्ट होकर के कहीं आकर के मिल रही है, यानी देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या बन गई, इमेज बन गई है। अब अगले केस में क्या देखोगे, किसी फिगर में देखिएगा कुछ पोर्शन को हम कट करते हैं, कट करने का मतलब है कि या तो साफ हटा दो या उसको कलर्ड कर देते हैं, तो मानते हैं कि हम इतने पोर्शन को, ये जो छोटा सा पोर्शन उसको कलर्ड कर देते हैं। तो देखिए कलर्ड करने के बाद क्या होने जा रहा है, सेम मिरर को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, अब देखिए कुछ पोर्शन को हमने कट कर दिया है, इतने सारे पोर्शन को यहां से इसको कट कर लिया है और कट करके मिरर को वहां रख देते हैं, और फिर से बड़ी कहां है, ऊपर है। अब क्या देखने को मिल रही है आपको कि देखिए यहां से इंसिडेंट रे निकलेगी और यहां पहुंचेगी, पुनः इंसिडेंट रे निकलेगी और यहां पहुंचेगी, यहां निकलेगी इधर जाएगी, यहां से निकलेगी इधर जाएगी। बट देखो चूंकि आप देख पा रहे होंगे कि यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, प्रवर्तक सतह पर देखिए यहाँ तो आपतित किरण जाएगी तो प्रवर्तन होकर के किसी एक बिंदु पर चली जाएगी, यहाँ भी किसी एक बिंदु पर चली, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, और सभी आकर के यहाँ पर वस्तु का फिर से प्रतिबिंब बन जाएगा। इमेज बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ आपकी ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब जरा सा देखिए यह जो आपतित किरण है, चूंकि यहाँ प्रवर्तक सतह है नहीं तो कहाँ चली जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी, ये बाहर की तरफ चली गई है। तो जब यह बाहर की तरफ चली गई तो आप पहले देखो, पहले जहां ऑब्जेक्ट थी वही ऑब्जेक्ट है, इमेज पहले जहां थी वही इमेज है, मतलब हमने क्या देखा कि मिरर को कट करने से, मिरर के प्रवर्तक सतह को रंगने से प्रतिबिंब में किसी प्रकार की कोई चेंज नहीं है, जहां प्रतिबिंब पहले थी वही है, मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति में भी कोई चेंज नहीं है, अगर वास्तविक है तो वास्तविक, आभासी है तो आभासी, उल्टी है तो उल्टी, सीधी है तो सीधी। मतलब सिंपल यह कह सकते हैं कि यदि किसी दर्पण के कुछ भाग को कट कर दिया जाए या कुछ भाग को रंग दिया जाए तो उसके कारण प्रवर्तक सतह पर प्रभाव तो होती है, और उस प्रभाव के कारण वस्तु से बने प्रतिबिंब की प्रकृति में किसी प्रकार की कोई चेंज नहीं होती है। परंतु एक चीज आप देखिए, यहाँ पर इस वस्तु को देखिए, इस वस्तु से बने प्रतिबिंब को यहाँ कितनी लाइन्स है, 2 2 4 और नीचे 4, यहाँ 8 लाइन्स आ रही है, बट यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ 5 लाइन्स। इसका मतलब समझ पा रहे हो, यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता कम है बट यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा है, मतलब यदि मिरर को कट कर दिया जाए तो प्रतिबिंब में किसी प्रकार की कोई चीज नहीं होती, बट वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, मतलब आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कम प्रवर्तक किरण आ रही है, यहाँ पे प्रवर्तित किरण ज्यादा आ रही है। ओके, तो आप यहाँ से एक स्टार पॉइंट लिख लीजिएगा दोनों फिगर के नीचे से। देखिए हमने आपको एक लोकल समझाने का प्रयास किया है और आपको समझ भी आ जाएगा कि पोर्शन कट करने से जो प्रवर्तित किरण है उसकी संख्या घट जाएगी, और जैसे ही संख्या घटेगी तो यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी, तो जो आपकी प्रतिबिंब है वो आपकी कंप्लीट मतलब धुंधली टाइप की दिखेगी, पहले जितना लाइटनेस या ब्राइटनेस उसके पास नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख सकते हैं, इफ मिरर इज कट और कलर्ड, कलर्ड किधर करना है, रिफ्लेक्टेड पार्ट को, यानी जो परावर्तक सतह है उसको कलर्ड करना है, देन प्रॉपर्टी ऑफ इमेज विल नॉट चेंज। यानी कि इसके नीचे हमने क्या लिखा कि यदि दर्पण के कुछ भाग को
कट कर दिया जाए या रंग दिया जाए। आप किसको रंगना है? तो परावर्तक सतह को रंगना है आपको। परावर्तक सतह को रंग दिया जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगी। ये पॉइंट आप अपने नोट्स में लिख डालोगे। अब देखिए क्या चीज चेंज करेगी, तो अगला स्टार्ट पॉइंट में लिखेंगे कि क्या चेंज करने वाली है। नेक्स्ट स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमेज विल रिड्यूस, मतलब घट जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। चलिए, यानी हमने दो प्रॉपर्टी देखा कि यदि मिरर को कट कर दिया जाए तो मिरर को कट करने से आपको क्या मिलने वाला है। तो मिरर को कट करने से नेचर में कोई चेंज नहीं होती है, बस तीव्रता या इंटेंसिटी चेंज कर जाती है। अब चलते हैं मिरर को कट करने का, तो ये तरीका हो गया। कभी कभी मिरर पे दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कटिंग ऑफ मिरर पे, तो हम टाइप ऑफ प्रॉब्लम को तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। मिरर है तो क्या करेगा, इस ए मिरर है, मान लेते हैं कि कोई कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, तो इसको दो बराबर भागों में कट कर लेता है बीच से, और इस वाले पार्ट को अलग अलग, जो आपको दो पार्ट मिला है, इन दोनों पार्ट से क्या करेगा कि फिर से इन दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस के सामने ऑब्जेक्ट को रखेगा, और ऑब्जेक्ट को रखने के बाद आपसे पूछेगा कि बताइए जो प्रतिबिंब बनती है उसकी कुल दूरी, यानी कि कह सकते हैं पहले वाले प्रतिबिंब का टॉप और नीचे वाले जो दर्पण है उसमें जो इमेज बनेगी उसका जो टॉप है, उसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, उन दोनों के बीच की कुल लंबाई कितनी, वो निकालना। या फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, जैसे ऐसे देखिए, इस तरह से भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। यही मिरर है, ओके, हम मानते हैं कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट थी ए बी। अब आपको क्या किया, इस दर्पण को बीच से ही कट कर दिया है, और कट करने के बाद इसको यहाँ रख दिया एक पार्ट को, और एक पार्ट को यहाँ रख दिया। अब देखिए, रख देने के बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, हाफ पार्ट यहाँ है और हाफ पार्ट यहाँ है, ओके क्या। अच्छा, अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है आपकी, यह पहले वाली एक्सिस है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक बार नीचे की तरफ रख देगा और इसी ऑब्जेक्ट को एक बार ऊपर की तरफ रख देगा, ओके। और आपको यह दिया रहेगा कि इन दोनों दर्पण को कितने से शिफ्ट किया गया है, तो इन दोनों दर्पण को शिफ्ट किया गया है डी और डी से, ओके। इस दोनों दर्पण को डी और डी से शिफ्ट किया गया है। अब क्या देखना है आपको, आपसे पूछे जाएगा कि देखिए ए भी एक वस्तु है, मानते हैं कि यह है बी और यह है ए और यह है फिर से बी, तो आपको पता है कि इसका जो इमेज है कहीं यहाँ बनेगा, मान लेते हैं, तो ऊपर बन गया ए डैश और नीचे बन गया बी डैश। और इस वस्तु के कारण इस दर्पण में दो दर्पण है आपके पास, पहले एक दर्पण थी उसको दो भागों में कट कर दिया तो दो मिरर बन गई, तो इसके कारण इमेज नीचे बन गई, तो यहाँ बन गई बी डैश और यहाँ बन गई, सॉरी यहाँ बन जाएगी बी डैश, और इसके नीचे वाले पॉइंट पे बन जाएगी ए डैश। देखिए बी का बी डैश और ऊपर वाला पोर्शन नीचे की तरफ ए डैश। आपसे पूछा जाएगा कि कुल हाइट या कुल लेंथ बताइए कहां से कहां, तो देखिए इसका जो प्रतिबिंब है इसका टॉप, ऊपर वाले का टॉप, और नीचे जो प्रतिबिंब इमेज बन रही है उसका बॉटम, ए से यहाँ एक ए डैश और यहाँ के ए डैश के बीच का कुल डिस्टेंस कितना होगा, ये निकालने के लिए कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो इसमें कुछ है नहीं, यह एक ज्योमेट्री है, बट ऐसे क्वेश्चंस को हम आपको करके दिखाएंगे। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस कैसे पूछ देते हैं, जैसे फिर से समझ लीजिए, इसे शायद बहुत तो नहीं समझेंगे कि एक मिरर है, ऑब्जेक्ट है, मिरर को दो भागों में कट कर देते हैं, दोनों को कट करके एक दूसरे से डी दूरी पर रख देते थे। देखिए पहले यहाँ थी, यहाँ से डी ऊपर और यहाँ से डी नीचे। अब क्या है, वस्तु को क्या किया गया है, जो बीच में जो हमारी वस्तु थी उसको एक बार इस दर्पण के नीचे और इस दर्पण के ऊपर रख दिया गया। जैसे ही इसके इंड को ऊपर रखेंगे तो आपकी इमेज बनेगी, तो इसकी इमेज ऊपर बन गई, इसकी इमेज नीचे बन गई, और जैसे ही इसकी इमेज बन जाएगी तो आपसे पूछेगा कि कुल लेंथ बताया जाए।
टॉप का और बॉटम का। एक टाइप का और इसमें कटिंग से क्वेश्चन देखा गया है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसको हम करके दिखाएंगे आपको। देखिए एक टाइप का और क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, जैसे देखिए ये आपकी मिरर है, कॉन्केव मिरर, और इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ है। और देखिए अगली बार जो हमारी मिरर को दो भागों में कट करता है, तो मिरर को बीच से कट करने के बाद आपको क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को सेम पोजीशन पे छोड़ दिया जाता है। मानते हैं ए भी ऑब्जेक्ट थी, तो अभी भी ए भी ऑब्जेक्ट है, सही है क्या। अब क्या करता है, एक मिरर को टॉप वाले पार्ट को वहीं रहने दिया, और इसी एक्सिस पर बॉटम वाले पार्ट को थोड़ा नीचे रख देता है। मतलब दर्पण का जो कट करेंगे तो दो भागों में बटेगी, तो एक भाग को ऊपर ही रहने देता है और एक भाग को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखता है, बट आगे की तरफ शिफ्ट करके। मानते हैं कि यह आगे की दूरी कितनी दी हुई है, डी। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, अब आपके पास पहले एक दर्पण थी, अब आपके पास दो दर्पण है। इस दर्पण के लिए भी यह वस्तु है, इस दर्पण के लिए वस्तु है। इस दर्पण में भी इसका प्रतिबिंब बनेगा, इस दर्पण में भी इसका प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, और दोनों इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वह आपको निकालना है। ओके, अब थर्ड एक टाइप का और क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले इन दोनों टाइप को समझ लेते हैं, तब हम थर्ड टाइप की तरफ चलेंगे। देखिए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया है कि आपके पास एक मिरर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए बी, सही है, यहाँ पे पोल है। अब मिरर को दो इक्वल पार्ट में कट करना है, तो इक्वल पार्ट का मतलब बीचों बीच से पोल से कट करेंगे, और कट करने के बाद दोनों को डी डिस्टेंस से सेपरेट कर देना है। तो जैसे ही इसे हम डी डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, तो देखिए कुछ फिगर इस तरह से बन जाएगी। ये नई पोजीशन है, ये अभी दोनों नीचे वाले पार्ट की नई पोजीशंस हैं, और इन दोनों को बीच का डिस्टेंस, तो देखिए पहले जहां थी उससे बोला है ऊपर वाले पार्ट को डी ले जाना है, और नीचे वाले पार्ट को भी कितना ले जाना है, डी ले जाना है। अब देखिए अब क्या करना किया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको इसके नीचे लगा देते हैं, और इसके नीचे भी, और इस मिरर के जस्ट ऊपर रख दिया जाता है। ओके क्या, तो देखिए यह था बी, यहाँ पर यह बी, और ये बीच वाला पॉइंट ओके। और फिर से जब इसका रे डायग्राम करोगे तो पैनल रे भेजेंगे, रिफ्लेक्टर होकर के आएगी। तो देखा क्या जाता है कि मान लेते हैं कि इसकी प्रतिबिंब यहां बन गई ए डैश और बी डैश, और इसकी प्रतिबिंब यहां बन गई बी डैश और ए डैश। ओके, अब कैसे करोगे, तो इसका फोकस दिया होगा, और आपको पता है कि किसी भी दर्पण को कट कर देंगे दो भागों में, तो इसका ही फोकस वही होगा और इसका ही फोकस वही होगा। ओके, अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसका दर्पण का नाम M1 मान लेंगे, इसके दर्पण का नाम M2 मान लेंगे। तो पहले हम निकालेंगे दर्पण M1 के लिए। M1 के लिए देखिए आपको वस्तु दूरी तो पता रहेगी, इस बिंदु यह वस्तु है और यह दर्पण है, तो इसके बीच की दूरी तो U आपको पता है, साइन के साथ पुट करेंगे। फोकस आपको पता है, साइन के साथ पुट करेंगे, तो यहाँ से दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/v + 1/u = 1/a। यहाँ से क्या आपको मिलेगा, v मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यह मालूम है, यह मालूम है, तो यह निकल जाएगा, तो v मालूम हो गया। और जैसे ही v मालूम हो जाएगा तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, आवर्धन = हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v/u। v मालूम है, u मालूम है, इन दोनों को पुट करेंगे तो ये दोनों तो मालूम है। हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको पहले से पता रहेगा, तो यह मालूम है, यह मालूम है, यह मालूम है, तो क्या यह नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ से हमको हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगा। यह किस मिरर के लिए निकल गया, M1। उसी तरह से हम मिरर M2 में फिर चलेंगे, तो देखिए M2 में क्या मालूम है, वस्तु की दूरी M2 यहाँ है, दिस इज M2, और M2 से देखिए वस्तु की दूरी, यही तो वस्तु है AB, तो इससे की दूरी मालूम है U। फोकस दूरी फिर से मालूम है, साइन के साथ ध्यान रखिएगा। अच्छा, 1/v + 1/u = 1/f, 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ से फिर से आप क्या निकालोगे, v निकालोगे, और v निकालने के बाद आपको आवर्धन निकालना होगा फिर से, h/h0 = -v/u। v मालूम है, u मालूम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम है, तो क्या यहाँ से हाइट ऑफ इमेज मालूम हो जाएगा से, यानी कि हमें a डैश b डैश की ऊंचाई ऊपर वाले में भी पता चल जाती है, a डैश b डैश की ऊंचाई नीचे वाले में भी पता चल जाती है। तो अगर कोई पूछे कि कुल ऊंचाई बताइए, तो देखिए कुल ऊंचाई कैसे निकाला जाएगा,
देखिए ये सारे क्वेश्चंस में टाइम लगेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, टाइम लगता है, और यहाँ से अच्छे एग्जाम से इस टाइप के क्वेश्चन पिक कर दिए, क्योंकि देखो मैं कभी भी बाहर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड से बता रहे हैं आपको, ताकि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ के ना हो, ठीक है। और जब भी ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तो इसी में क्या करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ आगे पीछे थोड़ा सा चेंज करेगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चन किए हो तो आपका वहां दिमाग काम करेगा और क्वेश्चन आप बना लोगे, अदरवाइज अगर ऐसे क्वेश्चन देखे ही नहीं हो तब तो छोड़ देना है। चलिए अगर आपको पूछा जाएगा कि कुल दूरी बताइए, तो कुल दूरी कितनी होगी, तो ऊपर में देखिए अगर यह एच आई है, यह डी है, यह भी डी है, और नीचे एच आई है, तो टोटल कितनी होगी, तो टोटल आपकी हो गई एच आई प्लस डी प्लस डी प्लस एच आई। यह एच आई किसका है, मिरर 2 का, और यह एच आई किसका है, मिरर 1 का। यहां से हमको कुल लेंथ मिल चुकी है, टोटल लेंथ। चलिए तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इस पे एक न्यूमेरिकल आपको हम दे देंगे या करा ही देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है कि एक आपके पास कॉन्केव मिरर है, मतलब अवतल दर्पण है, यहाँ पर पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ सेंटर है, और कोई भी एक बड़ी रखी हुई थी ए बी, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब क्या देखने को मिला कि इस बार क्या किया गया है कि इस मिरर को दो भागों में कट कर लेते हैं, कट करने के बाद एक पोर्शन को यहीं रहने दिया गया है, एक भाग को, और एक भाग को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, डी। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि नीचे वाले पार्ट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब कट किए और ऊपर वाले पार्ट को ऐसे ही छोड़ देते हैं और नीचे वाले पार्ट को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम फिर से दे देंगे M1 और इसका नाम दे देंगे M2, और इनके बीच की दूरी कितना मान लिया गया है कि D दूरी सेपरेट कर देते हैं आगे पीछे। अब आपसे पूछेगा कि बताइए, चूंकि यह एक वस्तु है, इस वस्तु को इस दर्पण में भी इसका एक प्रतिबिंब बनेगा और इस वस्तु का एक प्रतिबिंब इस दर्पण में भी बनेगा, यानी दोनों दर्पण में तो इमेज बननी है। जब दोनों दर्पण में इमेज बननी है तो हमको क्या मालूम करना होगा, जैसे पहले लिखेंगे 4M1, मतलब दर्पण M1 के लिए इसका फोकस मालूम है आपको, इसका भी मालूम है, तो फोकस मालूम है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, M1 के लिए वस्तु दूरी मात्र यहाँ से यहाँ की होगी, लेंगे यहाँ से यहाँ की जो दूरी क्वेश्चन में दी हुई होगी वो लिया जाएगा, मतलब यू मालूम है, तो यहाँ से आप 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, तो यहाँ से आपको भी मालूम हो जाएगा। और जैसे ही भी मालूम हो जाए तो बस यहाँ पे आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन लगा करके केवल आप यह बता सकते हो कि प्रतिबिंब की साइज क्या है, तो लगा लेना, सीखना है, अभी हम सीखने में है। तो hi/h0 इज इक्वल्स टू -v/u। ओके आगे बढ़ जाएंगे, हमारा यहाँ निकल गया क्या, v1, यानी कि दर्पण M1 के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगी उसकी दूरी मालूम हो गई। उसी तरह से M2 में चलेंगे, M2 में फिर से देखिए दर्पण यहाँ है, इसका फोकस हमें मालूम है, क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि दर्पण को कट करते हैं तो जो फोकस पहले वाले पार्ट की होगी वही फोकस दूसरे वाले पार्ट की होगी, वही जो जब साथ में थी वही रहेगी, फोकस में कोई चेंज नहीं है। तो M2 हो गई। अब देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इस बार ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे ध्यान देना है, पहले तो इसके लिए इतना ही था, अब इतना, अब प्लस डी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में डी जोड़ेंगे, याद रखिएगा डी जोड़ेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है, F मालूम है, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से v2 भी मालूम हो जाएगा, यानी कि पहले वाले का प्रतिबिंब का दूरी मालूम है इस बिंदु से, दूसरे वाले प्रतिबिंब का दूरी मालूम है, और आपसे पूछे कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो दोनों को एक दूसरे से घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। यानी कि इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में बोलेगा कि यदि दर्पण को समानांतर 5 मीटर से सेपरेट कर देते हैं तो उनके बीच बने प्रतिबिंब कितने मीटर से सेपरेट कर जाएगी। ओके, यानी पहले वाले केस में था कि दर्पण को 10 मीटर से या 5 मीटर से सेपरेट कर देते हैं वर्टिकल, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो प्रतिबिंब कितना से शिफ्ट करेगा, तो वहां हमको पता चला। अब करें कि नहीं, अब दर्पण को कट करेंगे दो भागों में, बट उसको समानांतर दिशा में शिफ्ट करेंगे, तब आपसे पूछा जाए कि बताइए उसके प्रतिबिंब कितने से शिफ्ट कर जाएगी। तो प्रतिबिंब पहले का निकालेंगे प्रतिबिंब की दूरी, दूसरे का निकालेंगे प्रतिबिंब की दूरी, और यहाँ से मेजर करेंगे, देखिए इसकी प्रतिबिंब की दूरी कुछ इधर आएगी, इसकी प्रतिबिंब की दूरी कुछ इधर आएगी, और जब दोनों को घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यदि वह दर्पण को 10
10 मीटर से आगे पीछे सेपरेट करते हैं तो प्रतिबिंब कितने मीटर से आगे पीछे सेपरेट होती है यदि वस्तु वही की वही हो, वस्तु में कोई चेंज नहीं होता है। तो ओके, अब हम न्यूमेरिकली क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए अब आपकी बोर्ड पे एक क्वेश्चन है जहां पर देखिए आपके पास एक अवतल दर्पण है, कॉन्केव मिरर है जिसका वक्रता जिसकी फोकल दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर है, और आपको देखा क्या जा रहा है कि ध्रुव से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बड़ी रखी हुई AB जिसकी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि इस दर्पण को बीच से कट करना है, और कट करने के बाद आपको यह बताना है कि जो इमेज बनेगी उसके टॉप का और नीचे वाली इमेज की बॉटम का क्या टोटल हाइट होने वाला है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो फिगर देख लेते हैं कि कैसे बनेगी। तो इस लाइन को तो पहले आप ड्राइंग कर लीजिए। ओके, क्या अब देखो जरा, आपको करना है कि मिरर को ऊपर करना है, इस मिरर को भी ऊपर करना है। दो पार्ट में मिरर को हम कट कर लेंगे और इसका नाम देंगे M1 और इसका नाम देंगे M2। चलिए अब करना चाहिए आपको क्या है पता है, देखो हमने उस समय भी किया था क्या कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते थे, तो आप भी आराम से ही करना, ऊपर से ऐसे और ऐसे कर देना। और आपका ऑब्जेक्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट है A, यहाँ B और इसका B, सही है। और तुरंत क्या करना चाहिए इसका, आप देखो इतना करने के बाद ये फिगर आप बना लो और इस फिगर को जैसे हम हटा लेते हैं, देखिए फोकस 30 है तो इसकी फोकस कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। फोकस में तो कोई चेंज नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखिए पहले भी 50 सेंटीमीटर था, इसको तो ऊपर ले गए हैं ना, तो फिर से कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वह कितना रहेगा, फिर से आपका 50 सेंटीमीटर ही रहेगा, यानी वस्तु दूरी में कोई चेंज नहीं होने वाली है। अब इस फिगर को हम हटा लेते हैं। अब देखिए हम बारी बारी से बनाना फिगर शुरू करें, क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। पहले मिरर M1 को लिखेंगे। देखिए कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, यानी कि देखिए इधर वस्तु है तो वस्तु से किरण निकल के इधर जाएगी, तो किरण है इस तरफ, आपतित किरण इधर, और आप दूरी मेजर करोगे इधर, तो जब दूरी मेजर करोगे इधर तो उसे निगेटिव लेके चलेंगे। और आप देखो इसका जो फोकस भी होगा इस डायरेक्शन में होगा, आपतित किरण इधर, फोकस है इधर, तो उसे क्या माना जाएगा, निगेटिव माना जाएगा। तो देखिए फोकस तो लेंगे -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का दूरी, देखिए वस्तु ध्रुव यहाँ है या ध्रुव इसका यहाँ है, इससे दूरी किधर जाएगी, पीछे जा रहे हैं, आपतित किरण होगी ऐसे, और आप जा रहे हो दर्पण से पीछे की तरफ, तो लेंगे -50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो यह पता करेंगे कि प्रतिबिंब बनेगी कहाँ, तो फिर से 1/v + 1/u = 1/f मिरर फार्मूला, और यहाँ से जल्दी जल्दी वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको भी निकालना है, तो हम बोले थे कि जो निकालना है उसका साइन कभी नहीं पुट करना है। 1/u, u कितना है -50, इधर रख लीजिए -30, और यहाँ से आप जब सोल्व करोगे तो 1/v का वैल्यू आया 1/50 - 1/30, एंड लास्टली आया 20/1500 माइनस साइन के साथ, और यहाँ से जब v निकालोगे तो आएगा -25 सेंटीमीटर। यानी कि आपको यह पता चल चुका है कि पोल से, देखिए निगेटिव साइन है क्या, जब निगेटिव साइन है इसका मतलब होता है कि जिधर आपतित किरण तो ऐसे है, यहाँ से किरण निकलेगी तो ऐसे जाएगी ना, तो आपको आपतित किरण की विपरीत दिशा में जाना है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी 50 है, और यहाँ बोल रहा है कि आपकी प्रतिबिंब ध्रुव से 75 सेंटीमीटर पे बनेगी, मतलब यहाँ 50 है तो यहाँ से 75, तो मानते हैं कि यही 75 सेंटीमीटर की दूरी है, ये दूरी 75 सेंटीमीटर है, यानी आपकी जो प्रतिबिंब है इतनी दूरी पर बनेगी। अब देखिए कहां बनेगी, तो इस लाइन को आगे कर लेते हैं और इस लाइन को आगे कर लेते हैं, सही है क्या। अब देखिए इसका यहाँ टेल है, यहाँ हेड है, तो इसकी प्रतिबिंब कुछ यहाँ बनेगी और इसकी प्रतिबिंब कुछ यहाँ बनेगी। अब हमको यह नहीं पता है कि इसकी हाइट कितनी होगी, बट इतना पता हो चुका है कि इसकी प्रतिबिंब यहाँ बनेगी और इसकी प्रतिबिंब यहाँ बनेगी। यहाँ पर B' बनेगा और यहाँ पर A' बनेगा, यहाँ पर देखिए इस B के सामने यहाँ पर B' बनेगा, और ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर A' बनेगा। ओके क्या, यानी कि चूंकि यह बीच की दूरी अधिक हमें पता है, ये बीच की दूरी मान लीजिए 5 mm, तो टोटल 10 mm,
तो 10 mm है। तो यदि हमें इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई मालूम हो जाए तो यह ऊंचाई प्लस यह ऊंचाई जोड़ देंगे तो दोनों को इसका टॉप और इसके बॉटम के बीच की कुल दूरी मालूम हो जाएगी। अब देखिए कैसे मालूम करेंगे। ये तो M1 का हो गया, M2 का भी शायद सारा रिजल्ट वही आने वाला है, क्योंकि देखिए 30 का 30, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी वही है। कभी कभी अच्छा क्वेश्चन आता है ना तो कहेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर देगा, तो ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करेगा तो आपको सोल्व करने आना चाहिए। जैसे ही बस हम मेथड सिखा रहे हैं कि पहले हम इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, इमेज डिस्टेंस के बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जैसे ही लगेगा तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन आ जाएगा आपका, और उसके बाद आप क्या करोगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के बाद दोनों को ऐड करोगे और दोनों के बीच की दूरी, तो आपको कुल दूरी पता हो जाएगी। चलिए अब हम भी मालूम हो चुका है किसका, दर्पण 1 का, उसी तरह से हम भी मालूम करेंगे दर्पण 2 का। तो आंसर तो वही आएगा, बट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। कभी ऐसा हो सकता है ना कि इस वस्तु को आगे पीछे कर देगा तो हम बारी बारी से अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, दोनों के लिए भी निकालेंगे। तो हो सकता है पहले का यहाँ बना हो तो दूसरे का 80 पे बन जाए, चाहे 60 पे बन जाए, तो आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। बस M2 तो फिर से क्या लेंगे कि 1/b प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। देखिए दूसरे दर्पण का फोकस दूरी 30, यह भी निगेटिव होगा क्योंकि यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे चलेगी, आपतित किरण इधर और पोल से दूरी लेना है इधर, तो निगेटिव। तो यह कितना है -30। वस्तु की दूरी तो देखिए ध्रुव से इधर जाएंगे, तो ध्रुव से जब इधर जाएंगे कितना 50, तो यह कितना लेंगे -50। तो लास्ट में भी का वैल्यू फिर से कितना मिलेगा -25 सेंटीमीटर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब केवल हमको लगाना है आवर्धन का फॉर्मूला। चलिए जब दोनों एक ही बिंदु पर नहीं हो उस केस में ध्यान रखिए कि हम बारी बारी से पहले इस दर्पण का कैलकुलेट करेंगे, भी इसका भी कैलकुलेट करेंगे। तो भी करने के बाद सबसे पहले प्रतिबिंब का बना ले, रफ बना ले प्रतिबिंब, हाँ यहाँ पे बनेगी, इसकी प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगी। उसके बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएं। देखिए मैग्निफिकेशन m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दर्पण को लिख देंगे। M1 में निकाल रहे हैं तो -v/u किसका लेंगे, M1 का। उसी तरह से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि M2 में निकाल रहे हैं तो फिर से लिखेंगे -v/u। कोई दिक्कत? अब ये मालूम है, यह मालूम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम है, दिया रहेगा कितना बड़ा वस्तु है। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ से निकलेगा क्या, इस वाले से निकलेगा हाइट ऑफ इमेज किसमें, मिरर 1 में। इस वाले से क्या निकलेगा, हाइट ऑफ इमेज किसमें, मिरर 2 में। तो मिरर 1 का हाइट मालूम, मिरर 2 का हाइट मालूम। तो देखिए यह निकल के आया हाइट ऑफ इमेज मिरर 1 में, यह निकल के आया हाइट ऑफ इमेज मिरर 2 में। और जैसे ही मिरर 1 और मिरर 2 में निकल के आया है, अब हम टोटल को इसको प्लस बीच की दूरी को ऐड कर देंगे। अब हम एक का निकाल के दिखाते हैं आपको, चलिए इसी का निकाल के दिखाते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यदि क्वेश्चंस ने कुछ दे दिया होगा, मानते हैं 2 mm दिया है, 2 mm दिया है, तो देखिए यहाँ से माइनस भी अभी निकला था 75 और यू कितना निकला था 50। देखिए यू है 50 और है 75, और ये दोनों अपोजिट है, माइनस साइन के साथ करो 25 गुना 50। अब क्या देखोगे, हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो आपको कितना बचा 3 mm। यह हाइट ऑफ इमेज 3 mm है। अगले वाले को भी निकालोगे तो कितनी बचेगी 3 mm। अब पूछेगा कुल हाइट बताइए, तो देखिए तो 3 mm इतनी हाइट, 10 mm इतनी हाइट, पूरा 3 mm, तो 3 + 3 6 और ये वाली 10, तो टोटल हाइट कितनी आ गई, आंसर टोटल हाइट 3 + 3 + 10 = 16 सेंटीमीटर इज द। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसीलिए करा दिया गया है, अदरवाइज हमको भी कभी ऐसा नहीं है, हम आपको आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं पढ़ाते हैं। हाँ यही इन ऑफ सिलेबस है तो सिलेबस का छोटा ही पार्ट है, इसलिए देखिए देखो आईआईटी ऐसी चीज है यहाँ पर धैर्य की, मतलब वो एग्जाम नहीं है, वो धैर्य का एग्जाम है कि आप 1 से 2 साल आप कितना तब की हो अपनी स्टडी के साथ। जितना ज्यादा फोकस कर लोगे उसका जिंदगी बहुत अच्छी है, वहां जाने के बाद अच्छे इन्वायरमेंट है, अच्छे लोग मिलेंगे और लाइफ बहुत अच्छी है। लोगों सबसे पहले तो एक सोशल रिस्पेक्ट है और सबको आजकल दुनिया में रिस्पेक्ट के पीछे सोशल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ओके तो ठीक है, और देखो जितना मेहनत हमें भी पढ़ाने में मेहनत लगता है तो उतना उससे 2 गुना 3 गुना आपको लगेगा।
ऐसा नहीं, इतना आसान भी नहीं है। बहुत ऐसे हैं, बहुत लोग हैं कि हमको तो करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, आप जो जानते हो उसी में कुछ कुछ हम चेंज करते हैं। क्योंकि कभी भी आपको देखो, एक आपको अच्छी जगह जाना है ना, अच्छी जगह के लिए कुछ करना होता है, करने के लिए मेहनत करना है, बस आपसे मेहनत करना है, सिर्फ मेहनत कीजिए। हम आपको गाइड करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। हाँ, आपकी एक्टिवनेस देखो, आपका रिजल्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी उत्सुकता, आपकी एक्टिवनेस कितनी है जानने की, समझने की। और सबसे इंपॉर्टेंट है, खूब सारा प्रॉब्लम लगाइए। ये सोचो कि जो छोटे छोटे प्रॉब्लम, और बोर्ड वाले बोर्ड के लिए तो नहीं घबराइए, उसका हम भी मेथड जानते हैं ना। हम आपको ऐसे कुछ मेथड, कुछ तरीके बता देंगे जिससे आपका हो जाएगा काम। उसके लिए घबराना नहीं है, कभी भी नहीं। हाँ, हमेशा अच्छा सीख के जाइए, अच्छा पढ़ के जाइए कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन, क्योंकि आप देखते रहोगे, आप देखते रहोगे, आप अपनी कॉपी को मैच करते रहिएगा, आपको दिख जाएगा कि कुछ डिफरेंस तो है। नहीं तो इतना मेहनत करने की जरूरत हमको भी नहीं है, बट हम जानते हैं, क्योंकि हमने भी देखा है कि बिना ये सब बिना पढ़े तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आईआईटी है ना, कहां से लिंक कर देगा क्वेश्चन को आप नहीं जानते हो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लो ना, केवल चीनी मिले कोई मजा नहीं, केवल पानी मिले कोई मजा नहीं, बट मिक्स कर दे तो काफी मजा है ना। उसको हम लोग शरबत बोलते हैं, और आज के गर्मी के दिनों में तो उसके लिए इसी तरह से आईआईटी भी है, वो सारे को लिंक करेगा। अभी तो अभी लिंक क्वेश्चन नहीं है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है, बट हाँ थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन है। इसलिए देखिए, हम हमेशा क्वेश्चन इसलिए करा देते हैं क्योंकि जब हम पढ़े थे, जिन्होंने मतलब जो हमारे सर थे, उन्होंने इसी तरह से हमें पढ़ाया था। पढ़ाने के बाद हमको लगा कि हाँ कुछ अच्छा ढंग से जैसे पढ़ाने का उनका तरीका मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। सभी के अपने अपने टीचर फेवरेट होते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि फेवरेट या कुछ नहीं, आपको बस ये देखनी है यार हाँ कुछ अलग पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। हाँ, और अगर आप सोचते हो कि तुरंत हमको समझ में आ जाए, तो इसका मतलब बहुत आसान पढ़ रहे हो। आसान पढ़ने से आजकल कितनी कंपटीशन टफ है। छोटी छोटी चीजें F बराबर R/2 और मिरर फार्मूला, दर्पण फार्मूला तुम्हारे जैसा दुनिया का हर एक लड़का जानता है जो 10th में पढ़ता है। तुम अगर आईएएस में भी वही पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम 10th के भी इक्विवेलेंट नहीं हो, क्योंकि वो अपने लेवल में अच्छा है। तुम आईएएस में चले गए और वही 1/3 1/f सम करके सिंपल सिंपल फार्मूला से दो क्वेश्चन करके बहुत खुश हो जाते हो कि मेरा हो गया, उससे बोर्ड में नंबर आते हैं। बट आगे भविष्य में कुछ नहीं होने वाला है, फिर आपको ट्रैक चेंज करना होगा। ट्रैक चेंज करके जनरल साइड जा सकते हो। चलिए ओके, ओके तो इस पे और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम आपको कराएंगे। जैसे आगे शिफ्टिंग वाला, तो शिफ्टिंग वाला भी क्वेश्चन बहुत आसान है करने का। बस वही तरीका है कि आपको यह देखना चाहिए कि फोकस में तो दोनों का कोई चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक का फिक्स होगा पहले वाला, और दूसरे का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके अनुसार पहले इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, और दोनों के इमेज डिस्टेंस को निकालने के बाद दोनों को घटा देंगे, तो हमको यह पता लग जाता है कि यदि हमारी दर्पण को 10 मीटर से 2 मीटर से 2 mm से आगे पीछे शिफ्ट करने पर हमारी जो इमेज है वो कितने से आगे पीछे शिफ्ट कर जाएगी। तो इस तरह से कटिंग ऑफ इमेज का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, इसमें प्रॉब्लम अभी बाकी है, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको काफी मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन भी, बड़े बड़े क्वेश्चन भी। वो जब एक आपको जैसे प्रॉब्लम फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जहाँ से बेसिक भी क्वेश्चन है, लेवल 1 टाइप, लेवल 2 थोड़े अच्छे भी क्वेश्चन है। उन सारे से आपको सीखने को मिलेगा। थोड़ा टाइम लग रही है, क्यों? क्योंकि हमारे पढ़ाने का बस वही तरीका है कि अब हम ये सोचते हैं कि थोड़ा पहले सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाए, ताकि जब प्रॉब्लम बनाए तो ऐसा ना लगे कि हम नई चीजों का यूज कर रहे हैं। पढ़े बनाए तो लगे कि हम जो वो बताएंगे आपके क्वेश्चन में वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए।